साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से चैनल में। हम लोग आर ओ प्लस पीसीएस के लिए टेस्ट सीरीज़ देख रहे हैं और आज की हमारी टेस्ट सीरीज़ में जनरल साइंस के प्रश्नों को शामिल करेंगे। हमारी 28 टेस्ट आ चुके हैं। 28 टेस्ट मतलब 35 प्रश्नों के ये टेस्ट होते हैं। ये आर ओ प्लस पीसीएस दोनों के लिए है और पीसीएस के लिए अलग से भी एक टेस्ट सीरीज चल रही है जीएस वर्ड की, वो आप जाके देख सकते हैं। उसके भी 9 टेस्ट हो चुके हैं और 10वां टेस्ट भी आ जाएगा कल तक। तो आज के हम टेस्ट में जनरल साइंस के प्रश्नों को शामिल करेंगे। 28 टेस्ट सीरीज़ में हमने देखा था साइंस के मिसलेनियस, यूपी स्पेशल देखा, रीजनिंग देखा। रीजनिंग रहती है आर ओ के लिए, बाकी सारी चीज़ें पीसीएस के लिए तो होती ही हैं। और भी अगर कोई वनडे एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसमें भी ये टेस्ट सीरीज़ बहुत अच्छे से काम करेंगी। ठीक है, तो आज के टेस्ट में हम 35 प्रश्नों को शामिल करेंगे। इसी तरह 35 प्रश्न लगातार आते रहेंगे। रेगुलर बेसिस पे टेस्ट हो रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला प्रश्न है आज का हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी एक ऊष्मा की इकाई नहीं है? ऊष्मा की इकाई इसमें से वाट नहीं है। वाट जो है जूल प्रति सेकंड होता है। जूल प्रति सेकंड, ठीक है। माल बराबर जूल प्रति। वाट जो है शक्ति के मापन के लिए प्रयुक्त किया जाता है। किसके लिए? शक्ति के मापन के लिए, ठीक है। बाकी जो है ऊर्जा क्या होती, ऊष्मा क्या होती है? तो ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जो पदार्थों के मध्य तापांतर को व्यक्त करती है। ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान को स्थानांतरित होती है और यह स्थानांतरण हमेशा अधिक ताप वाले पदार्थ से कम ताप वाले पदार्थ के मध्य होता है। ऊष्मा का मापन कैलोरी, किलो कैलोरी, जूल, किलो जूल में किया जाता है, ठीक है, लेकिन वाट में नहीं किया जाता। वाट होता है शक्ति के मापने का पैमाना, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे सी सही हो जाएगा, जो कि सुमेलित नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला है सूची को मिलाना है। एक तरफ उन जो है दिए गए हैं नाम और उनसे संबंध, ठीक है। फायदोमीटर नामक यंत्र से समुद्र की गहराई मापते हैं, जानते ही हैं। फायदोमीटर से क्या मापा जाता है? समुद्र की गहराई। बैरोमीटर से हम लोग वायुमंडलीय दाब मापते हैं। क्या मापते हैं? वायुमंडलीय दाब, न कि आर्द्रता, ठीक है। हाइग्रोमीटर से वायुमंडलीय आर्द्रता मापते हैं। किससे? हाइग्रोमीटर से। और एनीमोमीटर से वायु वेग मापते हैं। ये सब जो है आप वायुयान, किसी वायुयान को देखेंगे तो उसमें आपको बैरोमीटर, हाइग्रोमीटर और जो है एनीमोमीटर, तीनों जो है देखने को मिलेंगे। और फायदोमीटर जो नौसेना के पास होता है उसमें फायदोमीटर लगा होता है, वो समुद्र की गहराई मापने के काम आता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर, यह प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो क्या होता है कि हवा में जब लोहे की और लकड़ी की समान भार की गेंद समान ऊंचाई से गिराया जाता है तो लकड़ी की गेंद जो होती है वो बाद में गिरेगी। क्यों? क्योंकि हवा की अनुपस्थिति में लोहे तथा लकड़ी के समान भार को समान ऊंचाई से गिराने पर वे एक साथ पृथ्वी पर पहुंचेंगे। परंतु यदि हवा की उपस्थिति हो तो लोहे तथा लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर लोहे की गेंद पहले पहुंचेगी तथा लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा डी सही है। अगला प्रश्न है, हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण होता है वायु दाब में कमी के कारण, ठीक है। अधिक ऊंचाई पर जाने पर दाब जो है कम होता जाता है। इस कारण ऊंचाई पर पहुंचने पर बाह्य वायुमंडलीय दबाव एवं पेन के अंदर की जो स्याही होती है उसके अंतर का जो दबाव होता है, वो साम्य दबाव वो भंग हो जाता है। पेन के अंदर स्याही का दाब अधिक होने के कारण यह बाहर की ओर निकल पड़ती है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा सी सही है। ये कई बार पूछा गया है, याद कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, बादलों का वायुमंडल में तैरने का कारण क्या है? उनका कम। तो वायुमंडल में जो बादल होते हैं वो तैरते क्यों हैं? क्योंकि उनका घनत्व तो कम होता है, ठीक है। गर्मियों के दिनों में वायुमंडल में उपस्थित जल वाष्प जो है गर्मी पाकर गर्म हो जाती है।
जिससे जलवाष्प का घनत्व घटता है। घनत्व घटने के कारण जलवाष्प हल्की होकर ऊपर उठती है। वायुमंडल के ऊपरी भाग में दाब एवं ताप कम होने के कारण यह जलवाष्प फैलती है और पानी की छोटी छोटी बूंदों में परिवर्तित होकर तैरती रहती है। इसी को बादल कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है कथन और कारण दिए गए हैं। कथन कहता है प्रकाश के दृश्य वर्णक्रम में लाल प्रकाश हरे प्रकाश की अपेक्षा अधिक ऊर्जास्वी होता है। कथन हमारा गलत है। क्यों? क्योंकि प्रकाश के अलग अलग रंगों की ऊर्जा उसके तरंगदैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती होती है। लाल प्रकाश की जो ऊर्जा होती है वो हरे प्रकाश की ऊर्जा से कम होती है। ठीक है, ना कि अधिक ऊर्जास्वी होती है। कारण कहता है लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य हरे प्रकाश के तरंगदैर्घ्य से अधिक होता है। तो कारण हमारा सही है। ठीक है, तो कौन सा हमारा ऑप्शन हो जाएगा? कथन गलत है, कारण सही है, तो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है, ये कई बार पूछा गया है, शाप मेघ रहित रातों की तुलना में मेघाच्छादन रातें अपेक्षाकृत गर्म होती हैं क्योंकि बादल। ये प्रश्न तो 1000 बार पूछा गया है, क्योंकि पृथ्वी से छोड़ी गई ऊष्मा को परावर्तित करते हैं। ठीक है, यानी सूर्य द्वारा प्राप्त ऊष्मा को पृथ्वी अवशोषित करती है तथा रात में विकिरण द्वारा ऊष्मा उत्सर्जित होती है। ऐसी स्थिति में दिन पृथ्वी द्वारा प्राप्त की गई जो है और रात में विकिरित ऊष्मा को बादल आच्छादित रातों में बादल परिवर्तित करते हैं, जिससे स्वच्छ आकाश वाली रातों की अपेक्षा आच्छादित रातें अधिक गर्म होती हैं। यानी जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी है, ऊपर बादल छाए हुए हैं। अब दिन में तो जो धूप निकली वो ऊष्मा नीचे आई और ज़मीन पे पूरी फैल गई, लेकिन रात में ये ऊष्मा जब ऊपर उठती है, ठीक है, ये ऊष्मा ऊपर उठी तो ये जो बादल हैं इनसे जो है टकरा जाती है, तो ये ऊपर नहीं जा पाती है। ठीक है, तो क्या होता है कि हमारी ऊष्मा नीचे की तरफ आ जाएगी। तो जो ऊष्मा नीचे की तरफ आ जाएगी तो यहाँ पे जो है गर्मी उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है, तो अगर ये बादल नहीं रहेंगे तो गर्मी के दिन कम रहेंगे, अगर बादल रहेंगे तो गर्म ज़्यादा लगेगा। तो ऑप्शन हमारा ए सही है। यानी उमस भरा जो मौसम होता है वो इसी कारण होता है कि अगर बादल छाए हैं तो उमस होगी। ठीक है, जिस दिन बादल छाए रहेंगे गर्मियों में उस दिन समझिए कि उमस ज़्यादा होगी। दिन के समय अच्छा क्यों लगता है जब बादल छाए रहते हैं? वो इस वजह से क्योंकि ऊपर की जो ऊष्मा है सूर्य की वो नीचे तक नहीं पहुंच पाती है, और अगर बादल छाए नहीं रहेंगे तो ऊष्मा डायरेक्ट आएगी, धूप डायरेक्ट आएगी। तो इसीलिए लोग कहते हैं ना कि आज बादल छाए हैं तो आज थोड़ा मौसम ठंडा है। लेकिन अगर बादल छाए ना हो और रात में बादल छा जाए तो क्या हो जाएगा? तो वही हो जाएगा कि उमस ज़्यादा हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर जो चर प्रभावित होते हैं वे हैं, तो उन्हें कहते हैं तरंग दैर्ध्य और वेग कहते हैं। ठीक है, यानी जब कोई प्रकाश तरंग वायु से कांच या एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो प्रकाश की आवृत्ति वही रहती है, लेकिन उसका तरंग दैर्ध्य और वेग बदल जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा बी सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस तरंग की लंबाई सबसे अधिक होती है? तो रेडियो तरंगों की लंबाई सबसे अधिक होती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि रेडियो तरंगों का तरंग दैर्ध्य सर्वाधिक तथा गामा किरणों की तरंग दैर्ध्य न्यूनतम होती है। ठीक है, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में शामिल विभिन्न विकिरणों के तरंग दैर्ध्य का अवरोही क्रम जो है क्या हो जाएगा? सबसे अधिक रेडियो तरंगें होती हैं, फिर माइक्रोवेव, फिर अवरक्त विकिरण, फिर दृश्य प्रकाश, फिर पराबैंगनी विकिरण, फिर एक्स किरणें, लास्ट में आएंगी गामा किरणें। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ सी सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है? जिस व्यक्ति को दूरदृष्टि दोष है उसके बारे में कथन दिए गए हैं, उसमें से एक सही नहीं है। पहला कथन है, व्यक्ति दूर के पिंडों को स्पष्टता देख सकता है। बिल्कुल, जिसको दूरदृष्टि दोष होता है वो दूर की तो देख पाता है लेकिन निकट की नहीं देख पाता है।
निकट की वस्तुओं का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है, तो इसीलिए वो नहीं देख पाता है। इस दोष को ठीक करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। ये गलत है, क्योंकि अवतल नहीं बल्कि उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। किसका? उत्तल लेंस का। और इसके अलावा लेंस का नाभ्यांतर अधिक होता है, तो ये सही है। तो ऑप्शन हमारा सी जो है सही नहीं होता है। तो क्या होता है कि दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तुओं पर दृष्टि संकेंद्रित करने में परेशानी होती है। यह दोष मुख्यतः आँख की पुतली के अधिक छोटे होने के कारण या कार्निया के अधिक समतल होने के कारण होता है। ठीक है, इस दोष को ठीक करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा, जो कि सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कथन दिए गए हैं और कारण दिए गए हैं। ठीक है, कथन कहता है कि बर्फ का टुकड़ा पेय को ठंडा बना देता है। बिल्कुल, कोई पेय पदार्थ है उसमें बर्फ का टुकड़ा अगर डाल दिया जाए तो वो ठंडा उसको कर देगा। बिल्कुल सही है। कारण क्या कहता है? कारण कहता है बर्फ पिघलने के लिए पेय से गुप्त ऊष्मा लेता है, जिससे पेय ठंडा हो जाता है। ये भी सही है। तो ये इसका स्पष्टीकरण भी कर रहा है, तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, ऊष्मा का संचरण गर्म निकाय से शीत निकाय की ओर होता है। पेय से गुप्त ऊष्मा प्राप्त कर बर्फ पिघलने लगती है, जबकि ऊष्मा का ह्रास होने के कारण पेयजल ठंडा हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ए सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में यह अंतर होता है कि। अब नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में क्या अंतर होता है? तो अंतर होता है नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित होती है। ठीक है, नाभिकीय रिएक्टर और नाभिकीय बम जो है समान सिद्धांत पर कार्य करते हैं, लेकिन नाभिकीय रिएक्टर में होने वाला नाभिकीय विखंडन मंदक द्वारा नियंत्रित होता है, जबकि नाभिकीय बम में यह अभिक्रिया अनियंत्रित होती है। नाभिकीय विखंडन एक श्रृंखला अभिक्रिया है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ए सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है सामान्य आँखों के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? बहुत बेहतरीन प्रश्न है, पूछा गया है, तो वो होती है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, सामान्य आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। नेत्र के सामने वह निकटतम दूरी जहाँ पर रखी वस्तु नेत्र को स्पष्ट दिखाई देती है, नेत्र की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहलाती है। इसे आँख का निकट बिंदु भी कहते हैं। निकट बिंदु की तरह दूर बिंदु भी होता है। सामान्य आँख के लिए यह अनंत होता है। इस प्रकार सामान्य मनुष्य की नेत्र दृष्टि का विस्तार 25 सेंटीमीटर से लेकर अनंत तक होता है। यानी आपके सामने अगर मान लीजिए मोबाइल से पढ़ रहे हैं या बुक से पढ़ रहे हैं, या आपके सामने कोई भी वस्तु है, अगर उसमें कुछ अक्षर हैं, अगर आप उसे देख पा रहे हैं, तो उसकी न्यूनतम जो दूरी होगी वो 25 सेंटीमीटर होगी, जहां आपको स्पष्ट दिखाई देगा। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा डी है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? पूछा है कौन सा कथन सही नहीं है। पहला कथन कहता है एयर कंडीशनर और एयर कूलर दोनों तापक्रम नियंत्रित करते हैं। बिल्कुल, एयर कंडीशनर आर्द्रता नियंत्रित करता है, परंतु एयर कूलर आर्द्रता नियंत्रित नहीं करता। ये भी सही है। तीसरा है एयर कंडीशनर और एयर कूलर दोनों आर्द्रता नियंत्रित करते हैं। तीसरा गलत है, अभी ऊपर बी देख ही रहे हैं। ठीक है, क्योंकि एयर कंडीशनर और एयर कूलर जो हो दोनों तापक्रम नियंत्रित करते हैं, परंतु जहां एयर कंडीशनर आर्द्रता को नियंत्रित करता है, एयर कूलर आर्द्रता को नियंत्रित नहीं करता है, और दोनों वायु की गति नियंत्रित करते हैं। ये सही है, तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, जो कि सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार की विशेषता होती है। तो फ्यूज में तार जो प्रयोग होता है उसकी उच्च प्रतिरोधक शक्ति के साथ साथ निम्न गलनांक की होती है शक्ति। ठीक है, फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार का गलनांक निम्न एवं प्रतिरोध उच्च होता है, ताकि वोल्टेज बढ़ने पर यह फ्यूज तार तुरंत गल जाए, जिससे विद्युत उपकरण नष्ट होने से बच जाए। फ्यूज इलेक्ट्रॉनिक सामानों की सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत उपयोगी है। यह विद्युत के ऊष्मीय
प्रभाव सिद्धांत पर कार्य करती है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, सूची को मिलाना है। एक तरफ वैज्ञानिक दिए गए हैं, एक तरफ आविष्कार दिया गया है। कौन से वैज्ञानिक ने क्या आविष्कार किया था? ठीक है, तो पहला दिया है एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर ने 1796 ईस्वी में चेचक के टीके की खोज की थी। क्या की थी? चेचक के टीके की खोज 1796 ईस्वी, ठीक है, 1796 ईस्वी में की थी। अलेक्जेंडर पेनिसिलिन की खोज जो है 1928 में स्कॉटिश वैज्ञानिक एवं नोबेल पुरस्कार विजेता अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। ठीक है, तो पेनिसिलिन की खोज कब की गई? 1928 में। कब? 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा। ठीक है, अब थियोडोर एच गैमन ने जो है लेज़र का आविष्कार किया था। किसका किया था? लेज़र का आविष्कार। और अल्फ्रेड नोबल जो है डायनामाइट का आविष्कार किया था। ठीक है, इन्हीं पे जो है नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन सुमेलित है? ऑप्शन ए सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, समस्थानिक होते हैं किसी एक ही तत्व के परमाणु जिनका, तो समस्थानिक वे होते हैं जिनका परमाणु भार भिन्न परंतु परमाणु क्रमांक समान होता है। कक्षा 9-10 में आप कई बार पढ़े होंगे। ठीक है, एक ही तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्याएं समान किंतु द्रव्यमान संख्याएं भिन्न भिन्न होती हैं, वे समस्थानिक कहलाते हैं। किसी तत्व के विभिन्न समस्थानिकों की परमाणु संख्या समान होने का कारण यह है कि उनके नाभिकों में प्रोटॉनों की संख्या समान होती है किंतु उनमें न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, जिनके कारण उनकी द्रव्यमान संख्याएं भिन्न भिन्न होती है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। भौतिक परिवर्तन का उदाहरण इसमें क्या है? तो भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है पानी में चीनी का घुलना। ठीक, पानी में चीनी का घुलना भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, क्योंकि वाष्पन द्वारा चीनी को पुनः प्राप्त किया जा सकता है। इसी प्रकार सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल एवं बर्फ का गलना भौतिक परिवर्तन के उदाहरण है। भौतिक परिवर्तन होता क्या है? तो भौतिक प्रक्रिया वह प्रक्रिया है जिसमें कारक को हटा देने पर भौतिक प्रक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ पुनः अपनी पूर्ववर्ती अवस्था में आ जाता है। भौतिक प्रक्रिया अस्थायी एवं उत्क्रमणीय होती है। ठीक है, और जो तीनों ऑप्शन दिए हैं, दूध का स्कंदन, लोहे में जंग लगना, दूध से दही बनना, कागज का जलना, यह रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भूपर्पटी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है। ये कई बार सवाल पूछा गया है। तो भूपर्पटी में सबसे ज़्यादा जो है धरती की सतह पर सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन पाया जाता है। ऑक्सीजन कितना पाया जाता है? 46.8%। कितना? 46.8%। ठीक है, फिर सिलिकॉन पाया जाता है 27%। फिर उसके बाद कैल्शियम पाया जाता है 3.65% और कार्बन पाया जाता है 0.6%। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अमलगम एक मिश्र धातु है। तो अमलगम जो होती है वो किसकी मिश्र धातु होती है? जस्ता एवं पारा की। किसकी? जस्ता एवं पारा की। जब पारा किसी धातु से मिलकर मिश्र धातु बनाता है तो उसे अमलगम कहते हैं। जस्ता एवं पारा का मिश्रण अमलगम है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे शुष्क बर्फ कहते हैं? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। बहुत आसान प्रश्न है। ठीक है, यह गर्म करने पर सीधे ही गैस में परिवर्तित हो जाता है। इसका उपयोग आइसक्रीम के निर्माण में तथा प्रभावकारी शीतलक के रूप में किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है,
गोताखोरों के सांस लेने संबंधी क्रिया में की जाने वाली गैसें हैं। तो उपयोग कौन सी गैसें उपयोग की जाती है गोताखोरों के सांस लेने में? तो वो गैसें होती हैं ऑक्सीजन तथा हीलियम। ठीक है, हीलियम तथा ऑक्सीजन का मिश्रण गहरे समुद्रों में गोताखोरों द्वारा वायु के स्थान पर सांस लेने के लिए प्रयोग किया जाता है, क्योंकि अधिक ताप पर हीलियम रक्त में कम विलेय होता है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन फल पकाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो वो होता है कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड जो है फलों को पकाने के लिए यानी CaC2 का प्रयोग किया जाता है। यह एसीटिलीन के एजेंट के रूप में कार्य करता है। फलों को पकाने की प्रक्रिया में कैल्शियम कार्बाइड नमी के साथ अभिक्रिया कर एसिटिलीन गैस बनाता है। ठीक, ये याद रखिएगा। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन से कथन सही है। पहला हमारा कथन कहता है कि पॉलीथीन तथा टेफ्लॉन बहुलक है। पहला कथन हमारा जो है सही है। पॉलीथीन और टेफ्लॉन क्या होता है, वो बहुलक होता है। दूसरा कथन कहता है कि नियोप्रीन संश्लेषित रबर है, तो दूसरा भी हमारा सही है। तीसरा कथन हमारा कहता है कि पॉलीथीन पॉलीएथिलीन का बहुलक है, तो तीसरा भी हमारा सही है। चौथा कहता है प्राकृतिक रबर क्लोरीन प्रीन है, तो चौथा हमारा गलत है। क्यों? क्योंकि प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का बहुलक है। किसका? आइसोप्रीन का बहुलक है। ठीक है, आइसोप्रीन का ये बहुलक होता है क्लोरीन। ठीक है, ये याद रखिएगा। इसके अलावा जो है, जो रबर के वृक्ष से लैक्टेस के रूप में प्राप्त किया जाता है। कृत्रिम स्रोतों से प्राप्त रबर को संश्लिष्ट रबर कहा जाता है। संश्लिष्ट रबर पॉलीस्टीरीन, ड्यूप्रीन रबर, नियोप्रीन रबर और थायोकोल रबर होता है। पॉलीएथिलीन तथा टेफ्लॉन बहुलक के उदाहरण हैं। पॉलीथीन पॉलीएथिलीन का बहुलक होता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, बायोगैस में मुख्यतः होती है। तो बायोगैस में मुख्य रूप से क्या पाई जाती है? तो बायोगैस में मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस पाई जाती है। ठीक है, यानी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में किसी कार्बनिक पदार्थ के जैविक विखंडन से उत्पन्न गैस बायोगैस कहलाती है। बायोगैस के मुख्य संगठक मीथेन एवं कार्बन डाइऑक्साइड है। इसमें बहुत ही कम मात्रा में हाइड्रोजन सल्फाइड तथा नमी उपस्थित हो सकते हैं। गोबर गैस या बायोगैस में मीथेन 50 से 75% तक पाई जाती है। ये हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी सही हो जाएगा। ठीक है, बायोगैस में मुख्यतः क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। कई बार सवाल ये पूछा गया है, इंपॉर्टेंट। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक तरफ कथन दिए गए हैं, एक तरफ कारण दिए गए हैं। कथन कहता है हमारा कि तलरीकृत पेट्रोलियम गैस यानी LPG का प्रमुख घटक मीथेन है। तो कथन हमारा गलत है। क्यों? क्योंकि तलरीकृत पेट्रोलियम गैस LPG के प्रमुख घटक प्रोपेन और ब्यूटेन है। क्या क्या है? प्रोपेन और ब्यूटेन। ये कई बार सवाल पूछा गया है। तो प्रोपेन और ब्यूटेन होते हैं, ये याद रखिएगा। ठीक, इसके अलावा जो है अगला कारण दिया गया है, मीथेन घरों तथा कारखानों में जलाने के लिए सीधे प्रयोग में लाई जा सकती है, जहां वह पाइपलाइनों से उपलब्ध कराई जा सकती है। बिल्कुल सही है, कारण सही है। क्यों? क्योंकि जो बायोगैस में उपस्थित मीथेन ईंधन के रूप में सीधे प्रयुक्त हो सकती है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, ए गलत है और आर सही है। आगे बढ़ते हैं।
अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? इसमें से एक सुमेलित है, बाकी सारे सुमेलित नहीं है। पहला है सिल्वर क्लोराइड। तो सिल्वर क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है कृत्रिम वर्षा के लिए। किसके लिए? सिल्वर क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है हॉर्न सिल्वर के रूप में। किसके रूप में? हॉर्न सिल्वर के रूप में। ठीक है, सिल्वर क्लोराइड का प्रयोग हॉर्न सिल्वर के लिए। सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग कृत्रिम वर्षा के लिए। ठीक है, बहुत बार चर्चा में रहता है, सऊदी अरब में भी कई बार प्रयोग किया जा चुका है, दिल्ली जैसी जगहों में, जयपुर में, मतलब राजस्थान में, उसके अलावा जो है गुजरात वगैरह में ये जो है सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग करके कृत्रिम वर्षा कराई जा चुकी है। ठीक है, और जिंक फास्फाइड का प्रयोग जो है चूहे का विष बनाने में। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन सी सही है। और जिंक सल्फाइड जो होता है, तो जिंक सल्फाइड फिलास्फर ऊन बनाने में। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन जो है जिंक सल्फाइड नहीं, जिंक ऑक्साइड फिलास्फर ऊन। ठीक है, ऑक्साइड। तो डी हमारा गलत है, बी भी गलत है, ए भी गलत है। जिंक ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है फिलास्फर ऊन बनाने में। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन सी जो है सुमेलित है, बाकी ए, बी और डी सुमेलित नहीं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, शुष्क सेल बैटरी में निम्नलिखित में से किनका विद्युत अपघट्यों के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो शुष्क सेल जो होते हैं उनमें अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, शुष्क सेल्स में अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का विद्युत अपघट्यों के रूप में प्रयोग किया जाता है। शुष्क सेल में जस्ते का एक बर्तन होता है जिसमें जो है मैग्नीज डाइऑक्साइड, नौशादर को क्या कहते हैं? अमोनियम क्लोराइड, कार्बन आदि का मिश्रण भरा होता है। इसमें कार्बन की छड़ एनोड का कार्य करती है, जबकि स्वयं जस्ते का बर्तन कैथोड का कार्य करता है। मैग्नीज डाइऑक्साइड एवं कार्बन के मिश्रण और जस्ते की दीवारों के बीच अमोनियम क्लोराइड की गाढ़ी लुगदी भरी जाती है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भविष्य का धातु कहा जाता है? भविष्य का धातु इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भविष्य का धातु कहा जाता है टाइटेनियम को। किसको कहा जाता है? टाइटेनियम। अंतरिक्ष युग की धातु के तौर पर ज्ञात टाइटेनियम स्टील से कई गुना हल्की और कई गुना मजबूत मिश्र धातु होता है। यह काफ़ी गर्मी सहन कर सकती है और इसमें कभी जंग नहीं लगता है, इसलिए इसे भविष्य की धातु कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा बी सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस उत्प्रेरक का उपयोग वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण के लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है निकेल का प्रयोग। किसका? निकेल का। हाइड्रोजनीकरण का अभिप्राय क्या होता है कि हाइड्रोजनीकरण का मतलब असंतृप्त कार्बनिक यौगिकों से हाइड्रोजन की क्रिया द्वारा संतृप्त यौगिकों को प्राप्त करने। ठीक है, वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण के लिए सामान्यतः निकेल का उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण क्या है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उसमें उदाहरण है गर्मियों के मौसम में रेगिस्तान का मरीचिका बनना, प्रकाश में हीरे का चमकना, और इसके साथ साथ है मेडिकल व विद्युत सिग्नलों को भेजने में ऑप्टिकल फाइबर का बढ़ता प्रयोग। रात्र के समय तारों का टिमटिमाना जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण नहीं है। ठीक है, जान लीजिए पूर्ण आंतरिक परिवर्तन है क्या। यदि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हुई आपतित किरण दो माध्यमों के सीमा पृष्ठ पर इस प्रकार आपतित हो कि आयतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा हो जाए, तो इस दशा में अपवर्तित किरण पुनः सघन माध्यम में लौट जाती है, अर्थात आपतित किरण परावर्तित होकर पुनः उसी माध्यम में लौट आती है। इसी को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। दैनिक जीवन में पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कई उदाहरण हैं, जैसे रेगिस्तान में मरीचिका, हीरे का चमकना,
टूटे हुए कांच का चमकना, ऑप्टिकल फाइबर पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। रात्रि के समय जो तारे टिमटिमाते हैं वो अपवर्तन के कारण संभव होता है। तो रात्रि के समय तारों का टिमटिमाना अपवर्तन का उदाहरण है। ठीक है, अपवर्तन। वायुमंडल में वायु की विभिन्न घनत्व वाली परतें पाई जाती हैं। जब तारे से प्रकाश चलता है तो उसका विभिन्न परतों से लगातार अपवर्तन होता रहता है। चूंकि वायु की परतें स्थिर नहीं होती, इसलिए हमें यह महसूस होता है कि तारा भिन्न भिन्न समयांतरालों में भिन्न भिन्न स्थितियों में है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा सी। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? एक कथन हमारा सही नहीं है। पहला है, द्रव का ताप बढ़ाने से उसका पृष्ठ तनाव घट जाता है। बिल्कुल सही है। कई बार के सवाल पूछा गया है कि द्रव का ताप अगर बढ़ा दिया जाए तो उसका पृष्ठ तनाव होगा, तो उसका पृष्ठ तनाव घट जाता है। ठीक है। फिर बी कहता है, जिन द्रव्यों के अणुओं के बीच संसंजक बल अधिक होता है वे बर्तन की दीवार को गीला नहीं करते। ये भी सही है। ठीक है, मतलब जिन द्रव्यों के अणुओं के बीच संसंजक बल अधिक होता है वे बर्तन की दीवार को गीला नहीं करते। जैसे मान लो कि नॉन स्टिक जो बर्तन होते हैं उनमें देखिएगा पानी डालिए तो पानी तुरंत बह जाता है। अगला है, केश नली में द्रव चढ़ना या उतरना पृष्ठ तनाव के कारण होता है। ये भी सही है। ठीक है। ऑप्शन डी कहता है, द्रवों की सतह पर उत्पन्न होने वाली तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे नहीं होती, ये अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। ठीक है। यांत्रिक तरंगे मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं, अनुप्रस्थ तरंगे और अनुदैर्ध्य तरंगे। जब किसी माध्यम में यांत्रिक तरंग के संचरित होने पर माध्यम के कण तरंग के चलने की दिशा में लंबवत कंपन करते हैं तो तरंग को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। ये याद रखेगा। इसके अलावा अनुप्रस्थ तरंगे केवल ठोस में ही उत्पन्न की जा सकती हैं। इसके साथ ही द्रवों की सतह पर अनुप्रस्थ तरंगों का संचरण होता है, जबकि द्रवों के भीतर संचारित तरंग अनुदैर्ध्य तरंग होती है। ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन डी, जो कि सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो जो बागवानी जो फूलों की खेती होती है वो फ्लोरिकल्चर कहलाती है। सही है। सब्जियों की खेती जो होती है उसको हॉर्टिकल्चर नहीं कहते हैं, बल्कि सब्जियों की खेती को कहते हैं ओलेरीकल्चर। ओलेरीकल्चर, चाहे हिंदी में लिखिए चाहे इंग्लिश में लिखिए। ठीक है, तो बागवानी किसी को क्या कहते हैं? हॉर्टिकल्चर कहते हैं। और पोमोलॉजी कहते हैं सब्जियों की कृषि को। ठीक है, पोमोलॉजी सब्जियों की कृषि, फलों की कृषि को पोमोलॉजी कहते हैं। सॉरी, फलों की खेती को पोमोलॉजी कहते हैं। सी सही है। हमारा यहाँ बी सही नहीं है। फूलों की खेती को फ्लोरिकल्चर, फलों की खेती को पोमोलॉजी, फसलों की खेती को एग्रोनॉमी कहते हैं। ठीक है, और सब्जियों की खेती को ओलेरीकल्चर कहते हैं। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, विकास के उत्परिवर्तित सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो इसको प्रतिपादन ह्यूगो डी ब्रीज ने किया था। बहुत आसान प्रश्न है। विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत को हॉलैंड के वनस्पति शास्त्री ह्यूगो डी ब्रीज ने दिया। इनके अनुसार नई प्रजाति की उत्पत्ति अचानक एक ही बार में होने वाली स्पष्ट तथा वंशगत विभिन्नताओं के कारण होती है। जाति का पहला सदस्य जिसमें उत्परिवर्तित लक्षण दिखाई देता है उत्परिवर्ती कहलाता है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ये सही है। आज का हम अंतिम प्रश्न देखेंगे, फिर इसके बाद 36 से लेके 70 तक के प्रश्न अगले टेस्ट में रहेंगे। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कीट नहीं है? ये प्रश्न पूछा जा चुका है।
तो इसमें जो है मकड़ी जो है वो कीट की श्रेणी में नहीं आता है। मकड़ी अपने उदर के पश्च भाग में स्थिति ग्रंथियों के स्राव से जाला बनाती है। सभी मकड़ियाँ परभक्षी होती हैं। ठीक है। अन्य विकल्प के जंतु कीट वर्ग के अंतर्गत आते हैं। इनमें 6 पैर पाए जाते हैं, जबकि मकड़ी कीट वर्ग के अंतर्गत नहीं आती क्योंकि इसके 8 पैर पाए जाते हैं। ठीक है। तो घरेलू मक्खी, मच्छर और मकड़ी जो है, सॉरी, घरेलू मक्खी, मच्छर और खटमल जो है ये कीट होते हैं, लेकिन मकड़ी जो है कीट नहीं होती है। ये जरूर याद रखेगा। ठीक है, क्योंकि इसके 8 पैर होते हैं। बाकी घरेलू मक्खी, मच्छर और खटमल के कितने पैर होते हैं? 6 पैर होते हैं। ठीक है, 6 पैर। तो ये रहे आज के हमारे जो है 35 प्रश्न। अगले वीडियो में हम शामिल करेंगे जो है 36 से लेकर 51 तक के प्रश्नों को। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।